बहुजनों के इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब मायावती पर बहुजनों की पूरी आवाम भरोसा करती थी। मायावती को बहुजनों का एक आइडल माना करती थी। यही वजह थी कि मायावती यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री बन सकने में कामयाब हो पाई। लेकिन समय के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो यूपी में 4 बार सत्ता पर काबिज होने वाली महिला मायावती अब यूपी की सत्ता से दूरियां बनाती नजर आ रही है। वो क्या वाकया था जिसमें कभी बहुजन लेडी, जिसको आयरन लेडी कहते हैं, अब वही बहुजन उन पर आरोप लगाते हैं कि ये लेडी तो बहुजनों की हितैषी है ही नहीं, बल्कि ये लेडी तो बीजेपी की एजेंट है। नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर नामा, जिसके एपिसोड में आज हम इसी सवाल के भीतर जाकर इसको टटोलने और समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या मायावती वाकई में बीजेपी की एजेंट है, और ये भी जानेंगे कि वो कौन सा कारण रहा जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी का हाल इतना ज्यादा बेहाल हुआ कि यूपी में हुए 2022 के विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ एक सीट पर सिमटना पड़ा। तो शुरू करते हैं आज का शो और बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। सबसे पहले उन 10 कारणों को देखते हैं जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी सत्ता की गलियारों से दूर होती जा रही है। दर्शक जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में परिणाम जैसे ही सामने आए, जनादेश में बसपा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। कुछ विश्लेषक सपा को डार्क हॉर्स बता रहे थे। उनका दावा था कि बसपा के मतदाता चुप रहते हैं, पार्टी का आधार वोट बैंक दलित और मुस्लिम मतदाता मिलकर उसे भारी जीत दिलाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने ऐसे विश्लेषकों के दावे को फुस कर दिया और बसपा को बुरी तरह से नकार दिया। मायावती के लिए ये जनादेश सबक देने वाला है। ऐसे में मायावती के हार के कारणों की पड़ताल के लिए हमें समय में पीछे जाकर बसपा के इतिहास को देखना होगा। इतिहास में पीछे जाने पर हमें सबसे पहला कारण तब सामने आया जब नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजने का दावा मोदी सरकार की तरफ से हो रहा था। तो उसी वक्त मायावती ने इसके खिलाफ जवानी जंग को छेड़ दिया। मायावती का दावा था कि गरीब आदमी को इससे परेशानी हो रही है, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, और ये जो इस समय जो पूरे देश में जो विकट समस्या पैदा हो गई है, बिना पूरी तैयारी के जो नोटबंदी का फैसला लिया है सरकार ने, उसको लेकर जो विकट समस्या पैदा हो गई है, तो उसके बारे में सरकार जो है सरकार जवाब दे पूरा। और ये हमारी सरकार, हमारी पूरा विपक्ष सरकार से ये चाहता है, हमने रिक्वेस्ट किया था। वहीं इसके जवाब में भाजपा ने एक गेम कार्ड खेल दिया और मायावती के खिलाफ एक प्रचार अभियान चलाया। भाजपा ने प्रचार किया कि मायावती ने बड़ी मात्रा में काला धन इकट्ठा करके रखा है और नोटबंदी से मायावती को इसी वजह से परेशानी हो रही है। नतीजा ये रहा कि जनता ने भाजपा के दावों को सच मान लिया और बहुजन समाज पार्टी पर इसका एक गहरा असर देखने को मिला। प्रचार ये भी किया गया कि मायावती ने दलितों के हक का पैसा का उपयोग अपनी निजी संपत्ति को भरने में किया। दूसरा कारण ये था कि उत्तर प्रदेश की जनता अगर मायावती को कठोर शासक के रूप में याद करती थी तो उनके शासनकाल को भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान कायम करने के लिए भी याद किया जाता है। जहां एक तरफ कानून व्यवस्था पर उनकी पकड़ मजबूत होती थी, तो वहीं दूसरी ओर विकास पूरे प्रदेश के एजेंडे से गायब होता जा रहा था। बसपा की हार का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि विपक्ष के रूप में पिछले 5 सालों के दौरान प्रदेश से बसपा गायब रही। खुद मायावती प्रदेश के बड़े से बड़े मसले पर चुप्पी साधे रहीं। उनकी पार्टी के ज्यादातर नेताओं को बोलने की आजादी नहीं होती थी। ऐसे में विपक्ष के रूप में बसपा को अपनी भूमिका के लिए लोकसभा चुनावों में सबक मिल चुका था, लेकिन बसपा ने उससे भी कोई सबक नहीं सीखा। नतीजा ये रहा कि विधानसभा के चुनावों में बसपा को एक सीट पर सिमटना पड़ा। चौथा कारण, उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास के लिए भी वोट कर रही थी। बसपा के अलावा सभी पार्टियों के पास विकास का अपना एक एजेंडा था। उदाहरण के तौर पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के पास रोजगार और शिक्षा मित्रों को पुनः बहाल करने का एक गंभीर मुद्दा था, लेकिन बसपा ने इस पर कभी चर्चा नहीं की। खुद मायावती ने अपने भाषणों में कभी भी किसी भी तरह के विकास की बात नहीं की। उनकी पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी इस सवाल पर चुप्पी साध लेते थे। पांचवा कारण, बसपा ने खुद को जातीय राजनीति में उलझा कर रखा। मायावती ने बसपा को पूरे प्रदेश की पार्टी बनाने के बजाय कभी दलित ब्राह्मण गठजोड़ तो कभी दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे नैया पार करने की कोशिश की। इसे उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया था, लेकिन नतीजा यह रहा कि बसपा का यह तिलिस्म पूरी तरह से टूट गया। छठा कारण, बसपा की सोशल मीडिया से दूरी बना लेना है। बसपा ने चुनाव प्रचार के नए परंपरागत तरीके से खुद को दूर रखा, जहां बड़ी संख्या में नई जनरेशन सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रही है। वहीं बसपा का इस प्लेटफॉर्म से गायब रहना नुकसानदेह साबित हुआ और ये मेरी नज़र में एक बड़ा कारण है बसपा की इस हार में। सातवां कारण, यूपी की जनता मायावती के पिछले शासन को कानून व्यवस्था के लिए याद करती है, लेकिन इस बार मायावती ने बाहुबली मुख्तार अंसारी समेत अन्य को टिकट देकर इस छवि को भी धूमिल कर लिया। पार्टी ने इस मामले में अन्य दलों की राह पकड़ ली। जनता को इससे बड़ा झटका लगा। आठवां कारण, बसपा का टिकट बंटवारा रहा।
बसपा पर अक्सर पहले भी आरोप लगता रहा है कि बसपा की तरफ से पैसे लेकर टिकट दिए जाते हैं। पार्टी प्रमुख मायावती महिला होने के बावजूद भी पार्टी ने टिकट देने के मामले में महिलाओं से दूरी बना रखी है। 402 प्रत्याशियों की सूची में सिर्फ 21 महिलाओं को पार्टी ने टिकट दिया था। नौवां कारण, बसपा मुसलमानों का भरोसा जीतने में नाकाम रही। बसपा के साथ ये दिक्कत हमेशा से रही है कि वह सत्ता के लिए किसी भी दल से गठजोड़ कर लेती है। ऐसे में मुसलमानों के एक बड़े तबके को हमेशा से यह डर लग रहा था कि उनके वोट लेकर बसपा कहीं भाजपा से गठजोड़ न कर ले। ऐसे में मुसलमानों का दिल जीतने का बसपा की कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। 10वां कारण, दलितों और गरीबों से बसपा की दूरी रही। हम जानते हैं कि बसपा को दलितों और गरीबों की पार्टी माना जाता है और बसपा भी यह कहती है। खासतौर पर जब इस पार्टी का गठन हुआ तब इस पार्टी को इसी कॉन्सेप्ट के साथ कि ये पार्टी गरीबों और दलितों की पार्टी है, इसको बनाया गया था। लेकिन प्रत्याशियों की सूची में बड़ी संख्या अमीरों की रही। बसपा के बारे में कहा जाता है कि भले ही आप लंबे समय तक पार्टी के कार्यकर्ता रहें, लेकिन चुनाव अटैची वाला ही लड़ेगा, मतलब पैसे वाला। ऐसे में लंबे समय से जुड़े पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह खत्म होता गया। भले ही मीडिया के एक बड़े वर्ग द्वारा यह कहा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की साख दांव पर लगी है, लेकिन वास्तव में बसपा की साख इस चुनाव में दांव पर लगी थी। लोकसभा चुनाव में कोई भी सीट न जीत पाने वाली पार्टी विधानसभा में मुश्किल से दर्जन भर सीट जीत पा रही है। दर्जन भर भी कहाँ, सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। बसपा प्रमुख को इस चुनाव से सबक लेने की जरूरत है। उसे अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। वह जनता से दूर होती जा रही है। ईवीएम छेड़छाड़ करने के बहाने बनाने के बजाय उन्हें इस हार को स्वीकार करके गहन मंथन करने की जरूरत पड़ेगी। ईवीएम में गड़बड़ होती है या नहीं होती, इस विषय पर हम अलग से चर्चा फिर कभी और कर लेंगे। फिलहाल हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि क्या मायावती बीजेपी की एजेंट है? क्या मायावती बीजेपी की बी टीम है? क्या यूपी चुनाव में बीएसपी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया? क्या बीएसपी के वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुए? और क्या बीएसपी की वजह से समाजवादी पार्टी की हार हुई? ये वो तमाम सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आने के बाद पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन सारे सवालों की जड़ में है मायावती की चुप्पी, जो पूरे चुनाव में कायम रही। संभवतः यह पहला मौका था जब मायावती और उनकी पार्टी ने बेमन से कोई चुनाव लड़ा। कम से कम बेमन से लड़ती हुई दिखाई पड़ी। चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से चुनाव खत्म होने तक मायावती कहीं भी सीन में नजर नहीं आई। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी से भी कम चुनावी रैलियां इस चुनाव में की। जानकारी के मुताबिक यूपी चुनाव के दौरान जहां पीएम मोदी ने 28 रैलियां और रोड शो किए, तो वहीं मायावती सिर्फ 18 बार रैली करती हुई दिखाई पड़ी। जबकि प्रियंका गांधी ने 209, सीएम योगी ने 203 और अखिलेश यादव ने 131 रैलियां और रोड शो किए। यहां तक कि पूरे चुनाव के दौरान मायावती सिर्फ एक बार मीडिया के सवालों का जवाब देती हुई नजर आई। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर मायावती ने जनता से इतनी दूरी क्यों बना रखी है। चुनाव के दौरान जब खुद मायावती से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने यह कहकर इसे टालने की कोशिश की कि उनके काम करने का तरीका अलग है और वो रोड शो नहीं करती, गली मोहल्ले में नहीं जाती। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी कैडर वाली पार्टी है। उन्होंने कोरोना के दौरान पूरे साल लखनऊ में रहकर जमीनी मेहनत की, छोटी छोटी मीटिंग्स करके कार्यकर्ताओं को समझा। लेकिन जानकार मायावती एक दलील से इत्तेफाक नहीं रखते। अमर उजाला के कंसल्टिंग एडिटर विनोद अग्निहोत्री सवाल करते हैं कि बीएसपी की कोई परफॉर्मेंस भी थी क्या? उनका मानना है कि इस विधानसभा चुनाव में बीएसपी का नॉन मुस्लिम कोर वोटर जाटव और पासी, कोरी, वाल्मीकि, खटीक जैसी जातियां बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, जबकि कुछ मुस्लिम कोर वोटर एसपी की तरफ गए हैं। इस बड़े शिफ्ट से बीजेपी को निश्चित तौर पर फायदा पहुंचा है। अग्निहोत्री मानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की वेलफेयर स्कीमों के ज्यादातर लाभार्थी दलित और पिछड़े वर्ग से हैं और इसकी वजह से भी ये वोट शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। साथ ही मायावती की निष्क्रियता की वजह से भी बीएसपी के वोटर अब विकल्प की तलाश कर रहे हैं और चंद्रशेखर रावत अब बीजेपी को विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि 2017 के बाद से ही मायावती की पार्टी लगातार कमजोर होती गई। हालिया महीनों में कई बड़े नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने का भी नुकसान मायावती को उठाना पड़ा है। मायावती के कोर वोटर छिटकने की बात को पिछले चुनावों के आंकड़े से भी बल मिलता है। बीएसपी को 2017 में 19 सीटें मिली थी और तब उनका वोट प्रतिशत 20.20% था। साल 2012 में बीएसपी को 80 सीटें और 25.90% वोट मिले, जबकि 2007 में 206 सीटों के साथ 30.40% वोट हासिल हुए और 2002 में 98 सीटें और 23.10% वोट मिले थे। लेकिन 2022 के चुनाव में बीएसपी को सिर्फ एक सीट नसीब हुई और पार्टी को 13% से भी कम वोट मिले, जबकि 1996 से लेकर आज तक बीएसपी को यूपी के किसी भी विधानसभा चुनाव में 19% से कम वोट नहीं मिले थे। वहीं पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी की सीटें भले कम हो गई हों, लेकिन उनका वोट परसेंट बढ़ा है। इसका सीधा सा मतलब है कि पार्टी के साथ नए वोटर जुड़े हैं और जानकारों के मुताबिक इनमें ज्यादा संख्या बीएसपी से ट्रांसफर हुए वोट शामिल हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 312 सीटें मिली थी और उनका वोट प्रतिशत
39.70% था। लेकिन 2022 के चुनाव में सीटें घटकर 255 हो गई, लेकिन फिर भी पार्टी का वोट परसेंट बढ़कर 41% से ज़्यादा हो गया, जो यूपी में बीजेपी का वोट प्रतिशत के मामले में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। अब सवाल आता है कि आखिर बीएसपी का वोट गया तो फिर गया किधर? बीजेपी की जीत के पीछे केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी बड़ी भूमिका रही है। जानकार मानते हैं कि कोरोना के दौरान दूसरे शहरों से लौटकर आए मजदूरों को मनरेगा के जरिए काम देने और फ्री राशन देने बीजेपी ने एक बड़े तबके को अपनी ओर आकर्षित किया। जो अब तक जाति के नाम पर वोट कर रहे थे, वो अब राशन के नाम पर वोट कर रहे हैं। हालांकि एक दलील यह भी दी जा रही है कि बीएसपी ने एसपी के वोट काटे, इसलिए बीजेपी को फायदा मिला। ये सच है कि कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के हार का अंतर बीएसपी उम्मीदवारों को मिले कुल वोटों से कम है, लेकिन ये एक तरफा नहीं है। कई सीटें ऐसी भी हैं जहां बीजेपी उम्मीदवार के हार का अंतर भी बीएसपी कैंडिडेट को मिले वोट से कम है, जबकि कुछ सीटें तो ऐसी भी हैं जहां बीएसपी के हार का अंतर एसपी को मिले वोटों से कम है। इसलिए इस दलील का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। लेकिन मायावती पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप क्यों लगे, इस पर कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि चुनाव से ठीक पहले गाँव-गाँव तक ये बात पहुँच गई या पहुँचा दी गई कि बीएसपी और बीजेपी एक ही हैं, यानी एक साथ हैं। इस दावे को मजबूत करते हुए पहले चरण की वोटिंग से पहले ही मायावती का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के जरिए घर घर पहुंचा दिया गया, जिसमें वो एसपी को हराने के लिए बीजेपी को वोट देने की बात करते हुए सुनाई दी गई थी। हालांकि ये वीडियो पुराना और आधा अधूरा था, लेकिन ना तो मायावती की तरफ से इसका पुरजोर खंडन किया गया और ना ही बीजेपी ने इसको लेकर कोई आपत्ति जताई। यहाँ तक कि आईटी सेल ने इसको और भी ज्यादा फैलाया। हो सकता है कि आपको विश्वास करना मुश्किल हो, लेकिन सुदूर गांव में ये बात जंगल में लगी किसी आग की तरह फैल गई थी। मायावती ने बीजेपी को समर्थन करने का फैसला लिया है। हालांकि विधानसभा चुनाव के इतर भी मायावती कई मौकों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी का समर्थन करते हुए दिखी हैं। शायद इसीलिए लोग बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते रहते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू के दौरान बीजेपी नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बीएसपी ने अपनी रेलिवेंसी बनाई हुई है। मैं मानता हूं कि उनको वोट आएंगे, सीट में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, लेकिन वोट आएंगे। मुसलमानों भी काफी बड़ी मात्रा से जुड़ेंगे, काफी सीटों पर जुड़ेंगे। बीएसपी को इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? ज्यादा सुनाई नहीं पड़ रही है, ज्यादा हाई प्रोफाइल कैंपेन नहीं है। देखिएगा, बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि वोट आएंगे? मैं मानता हूँ वोट आएंगे और सीट्स भी आएंगी। सीट्स में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, मगर वोट जरूर आएंगे। तो जाटा वोट जो उनका जो वोट बैंक है वो नहीं खसकेगा, वो उनके साथ रहेगा। और कोई वोट बैंक भी जुड़ेगा। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ेगा। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे, काफी सीटों पे। तो उससे जो है उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि एसपी और बीएसपी। देखिए, फायदा नुकसान ऐसे नहीं होता है, वो सीट स्पेसिफिक होता है। इस प्रकार का आकलन नहीं लग सकता पॉलिटिक्स में, परंतु बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है, वो बात ठीक है। अमित शाह के इस बयान पर मायावती ने जब जवाब दिया तो उनका कहना था कि ये उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया। उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है। चुनाव के बीच अमित शाह और मायावती की इस जुगलबंदी को समाजवादी पार्टी के कोर वोटर में टूट करने की कोशिश के तौर पर भी देखा गया। और चुनावी नतीजों के बाद एक बार फिर ये सवाल उठा कि क्या बीएसपी वाकई बीजेपी की बी टीम है। जबरदस्त हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई मायावती ने मीडिया और सोशल मीडिया पर ठीकरा फोड़ते हुए सभी आरोपों का जवाब दिया। मायावती ने कहा कि जातिवादी मीडिया ने प्रायोजित सर्वे और लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खास तौर पर मुस्लिम समाज और बीजेपी विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में काफी हद तक सफल साबित हुए हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है और ये पार्टी एसपी के मुकाबले कम मजबूती से लड़ रही है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, क्योंकि बीजेपी से बीएसपी की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सैद्धांतिक और चुनावी भी थी। लेकिन मीडिया के दुष्प्रचार के कारण बीजेपी के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा एसपी को वोट दे दिया। मुस्लिम वोट एसपी की तरफ जाते देखकर दलित वर्ग से मेरे खुद के समाज को छोड़कर बाकी सभी हिंदू समाज ने अपना वोट बीजेपी को अंदर अंदर ट्रांसफर कर दिया। पूरे यूपी से मिले फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया अपनी अनवरत गंदी साजिशों प्रायोजित मैनेज किया हुआ सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी
सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है। क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी। लेकिन मीडिया द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि दलितों की राजनीति करने वाली मायावती का इस तरह वॉकओवर देना उनकी अपनी पार्टी और लोकतंत्र के लिए कितना सेहतमंद है। 10 साल पहले तक प्रदेश में सरकार चला रही पार्टी आज एक सीट पर सिमट चुकी है, जो निश्चित तौर पर उनके लिए चिंता का एक विषय है। राजनीतिक जानकार उनकी राजनीति के बारे में स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं बोल पा रहे। हालांकि ज्यादातर का मानना है कि मायावती किसी सोची समझी रणनीति के तहत ही काम कर रही हैं, लेकिन इससे उन्हें क्या और कितना फायदा या नुकसान होगा ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल मायावती ने अपनी हार स्वीकार करते हुए अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का भरोसा जताया है। खैर, बसपा का भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय पर ही हमें पता लग पाएगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में अब पार्टियों का हाल क्या होगा, इस सवाल का जवाब हमें यूपी के आजमगढ़ में 23 जून को हुए उपचुनावों के नतीजों का विश्लेषण करने पर काफ़ी हद तक मिल सकता है। हवा का रुख किस ओर है, इस सवाल का जवाब भी इसी विश्लेषण में छुपा हुआ है। 23 जून की ही तरह 1978 में आजमगढ़ के ऐसे ही एक उपचुनाव ने सत्तारूढ़ जनता पार्टी के पथराव और इंदिरा गांधी की पुनर्वापसी की पटकथा लिखी थी। तब कांग्रेस उम्मीदवार मोहसिनाथ किदवई मुख्यमंत्री रामनरेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर जनता पार्टी को हराकर पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस की इकलौती सांसद बनी थी, क्योंकि उसके ठीक पहले हुए 1977 के आम चुनाव में पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया था। वैसे इस बार राजनीतिक संदर्भ बिल्कुल अलग है, पर चुनाव नतीजों से यह जरूर पता लगेगा कि हवा का रुख किधर है। उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई आजमगढ़ सीट पर, जहां सभी 10 विधानसभा सीटें हाल ही में हुए चुनाव में सपा ने जीती हैं, अगर कोई उलटफेर हुआ तो इसका संदेश 2024 की भाजपा विरोधी राजनीतिक मुहिम के लिए भयानक साबित होगा। अगर यूपी चुनाव के बाद के पिछले 3 महीने के चरम ध्रुवीकरण के तूफानी दौर के बाद भी योगी के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट उतारकर भाजपा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो उनके राजनीतिकरणों के लिए 2024 के लिए यह चिंता का सबब बनेगा। बसपा अगर बेहतर प्रदर्शन कर पाती है तो इसे मायावती चंद रोज पहले किए गए अपने दावे का कंफर्मेशन बताएगी कि बसपा ही भाजपा का मुकाबला कर सकती है। हालांकि भाजपा के विरुद्ध लड़ाई में उनकी प्रतिबद्धता लोगों की नज़र में संदिग्ध हो चुकी है। वैसे इस बार गठबंधन की जीत इस बात का संकेत होगा कि 2024 के लिए विपक्ष की उम्मीद जिंदा है। पिछले 2 चुनावों में 2014 और 2019 में लगातार 2 बार समाजवादी पार्टी ने पहले मुलायम सिंह और फिर अखिलेश यादव ने यहाँ जीत हासिल की थी। बीएसपी भी न सिर्फ आजमगढ़ सीट पर 2 बार जीत चुकी है, बल्कि देश में उसका पहला एमपी भी आजमगढ़ से ही चुना गया था। मान्यवर काशीराम और मायावती जी के संसद बनने से भी पहले बसपा के रामकृष्ण यादव 1989 में ही यहाँ से जीते थे। बसपा के उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली यहीं की एक सीट से विधायक बनते रहे हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मुलायम सिंह के खिलाफ 2.5 लाख से ऊपर वोट पा चुके हैं। भाजपा भी पहले 2 बार यहाँ सीट जीत चुकी है। भाजपा के उम्मीदवार निरहुआ को 2019 में 3.5 लाख से ऊपर वोट मिल चुका था। इसलिए विश्लेषक बसपा और भाजपा को लौटने नहीं ले रहे हैं। इस लिहाज से लोग अचंभित हैं कि जहां स्वयं योगी और उनका पूरा मंत्रिमंडल प्रचार में उतरा हुआ था, वहीं अखिलेश यादव आजमगढ़ गए ही नहीं, जबकि वह यहीं से सांसद थे और उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट पर भी यह चुनाव हो रहा है। यह अपने स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा और जीत का आत्मविश्वास है या पराजय का डर। सपा प्रत्याशी चयन को लेकर अंतिम क्षण तक उहापोह में रही। पहले माना जा रहा था कि डिंपल यादव प्रत्याशी हो सकती हैं, लेकिन अचानक जिस तरह गुमनाम सुशील आनंद का नाम घोषित किया गया था, लोगों की प्रतिक्रिया थी कि यह तो पहले ही हार मान लेने और वॉक ओवर देने जैसा है। सुशील आनंद पूर्व सांसद बलिहारी बाबू के बेटे हैं, जो बामसेफ बसपा के मूल कैडर के नेता रहे हैं। बहरहाल अंततः पूर्व सांसद मुलायम सिंह के भतीजे धर्मेंद्र यादव को सपा ने उतारा। 2024 के निर्णायक चुनाव से ठीक पहले हो रहा यह चुनाव बताएगा कि विधानसभा चुनाव के बाद पिछले 3 महीने का जो तूफानी घटनाक्रम गुजरा है, उसके फलस्वरूप राजनीतिक परिदृश्य में किस तरह का बदलाव आया है। विशेषकर विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ताबड़तोड़ तमाम सांप्रदायिक मुद्दों को हवा देते हुए अल्पसंख्यकों के प्रति चरम दमनात्मक रवैया अपनाकर भाजपा जो रात दिन ध्रुवीकरण के खेल में लगी है, उस पर समाज कैसे रिएक्ट कर रहा है। यह भी देखने की बात होगी कि अग्निपथ योजना के बहाने बेरोजगारी के खिलाफ नौजवानों के फूटते आक्रोश तथा जानलेवा महंगाई का चुनाव पर क्या असर होता है।
1857 में वीर कुंवर सिंह के शौर्य का साक्षी रहा आजमगढ़ तब से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक आज़ादी की लड़ाई का अग्रणी केंद्र रहा। अपनी विशिष्ट सामाजिक आर्थिक संरचना और राजनीतिक इतिहास के चलते आज़ादी के बाद यह कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आंदोलन का गढ़ रहा। कभी इसे कम्युनिस्ट आंदोलन का उत्तर भारत का केरल कहा जाता था। अपनी अंतर्निहित कमजोरियों के चलते 80 के दशक से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के उभार का मुकाबला करने में नाकाम कम्युनिस्ट धारा बेहद कमजोर होती चली गई। सोशलिस्ट धारा चौधरी चरण सिंह की बीकेडी जनता पार्टी और जनता दल में कार्यरत होते हुए मूलतः अस्मितावादी राजनीति की वाहक बन आज समाजवादी पार्टी के रूप में हमारे सामने है। जाहिर है मूल समाजवादी धारा के चाल चरित्र और चेहरे से बहुत अलग है आज की समाजवादी पार्टी। बहरहाल भाजपा के खिलाफ प्रदेश और जिले में मुख्य प्रतिद्वंदी के बतौर खड़ी सपा को तमाम वामपंथी लोकतांत्रिक ताकतें भी समर्थन कर रही हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव तक अनेक आशंकाएं तैरती रही हैं कि सपा के महागठबंधन सहयोगी एक साथ रहेंगे या गठबंधन बिखर जाएगा। लेकिन सपा के लिए राहत की बात यह है कि फिलहाल उन्हें एक साथ बनाए रखने में सफल हुई है, लेकिन केवल एक सहयोगी केशव देव मौर्य के नेतृत्व वाला महान दल अलग हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव क्षेत्र बिल्कुल अलग है। आजमगढ़ की दृष्टि से महत्वपूर्ण सपा के ओम प्रकाश राजभर, जनवादी पार्टी के संजय चौहान, सपा में शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य, साथ ही आरएलडी के चौधरी जयंत सिंह ने वहां प्रचार किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था आजम खां का आजमगढ़ जाना और प्रचार करना। पिछले दिनों लगातार उनकी नाराजगी की खबरें आ रही थीं। उनकी व्यक्तिगत नाराजगी से अधिक महत्वपूर्ण मुस्लिम समुदाय के अंदर यह गहराता एहसास है कि जब भी मुसलमानों पर सांप्रदायिक आधार पर दमन हो रहा है, सपा उसके साथ मजबूती से खड़ी नहीं हो रही है। यह एहसास विधानसभा चुनाव के बाद और बड़ा है। इसी अलगाव का फायदा उठाने के लिए आजमगढ़ में मायावती ने एक मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया, जो इसी क्षेत्र की एक विधानसभा से कई टर्म विधायक रहे हैं। आजमगढ़ में मुसलमानों की लगभग 16% आबादी है, जो दलित और यादव समुदाय के अतिरिक्त तीसरा सबसे बड़ा सोशल ब्लॉक है। ये शायद इस चुनाव का मुख्य निर्धारित तत्व बनेगा कि मुस्लिम मतदाता किस तरह व्यवहार करते हैं। चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है, उसका यह फैसला भाजपा विरोधी वोटों के बिखराव को कम करेगा। इसका सपा को लाभ मिल सकता है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी का भी आजमगढ़ दौरा, उन्होंने ध्रुवीकरण के अपने चिर परिचित जुमले को उछाला। यह चुनाव आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बनने से बचाने का अवसर है। उन्होंने आजमगढ़ के मतदाताओं से विकास की प्रक्रिया से जुड़ने और आजमगढ़ को आरमगढ़ बनाने की दिशा में बढ़ने की अपील की। अग्निपथ योजना को स्वयं योगी ने ही चुनाव में मुद्दा बना दिया। संभवतः उन्हें यह फीडबैक हो कि इस सवाल पर भाजपा के अपने सामाजिक आधार के युवाओं में भी नाराजगी जाहिर हो रही है। चुनावी सभा में विस्तार से इसकी चर्चा करते हुए योगी ने कहा कि विपक्षी दल नौजवानों को बरगला रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है। सच्चाई यह है कि देश के अंदर भाजपा इस सवाल पर पूरी तरह अलग थलग पड़ गई है, इसलिए दुनिया में तारीफ का झूठा राग अलापना पड़ रहा है। इस योजना के मूल मान्यता को भाजपा के 2 बड़े नेताओं ने खुद ही स्पष्ट कर दिया है। जब केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि हम अग्निवीर को सेना से निकाले जाने के बाद नाई और धोबी की ट्रेनिंग दे सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने फरमाया कि अग्निवीर बाद में भाजपा कार्यालय के सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हैं। यह साफ हो चुका है कि सेना में पहले ऐसी नियमित भर्तियां अब नहीं की जाएंगी। ठेके की यह भर्ती नौजवानों के रोजगार के सपने के साथ तो क्रूर मजाक है ही, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। सरकार ने अगर यह योजना वापस नहीं ली तो 2024 के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजों से इसका भी संकेत मिल सकता है। खैर, वापस मायावती पर लौटते हैं तो मायावती का भविष्य दूर दूर तक कहीं साफ नजर नहीं आ रहा है। आपका इस पूरे विश्लेषण पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आपको मेरा ये शो अगर पसंद आता है तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें। और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, किस पर विश्लेषण करना चाहिए, ये तमाम आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं। कमेंट पे अपनी राय जरूर दे सकते हैं। और पसंद आता है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। देखते रहिए मेरे का नाम है, मेरा नाम पवन है। शुक्रिया।